नमस्कार। अगर पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर्स देखें तो 1990s या 1890s का क्वेश्चन कई बार आया है और ये टॉपिक अभी जो बीए थर्ड ईयर का एग्ज़ाम दे रहे हैं लोग 2023 में उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो अभी फिफ्थ सेमेस्टर में आए हैं नई एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, उनके सिलेबस में भी है। तो आज हम यही टॉपिक देखते हैं। राइट एन ऐसे ऑन द 1990s और द 1890s। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये 1990s नहीं है, जो 1990s कहे जाते हैं 1990 का दशक नहीं है बल्कि 1890 का दशक है। 1990s या फिर 1890s याद रखिएगा। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी पूछ लिया जाता है कि 1990s 1890 को बोला जाता है, 1790 को बोला जाता है, 1990 को बोला जाता है ना, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अ ग्रुप ऑफ डिकेडेंट ऑथर्स, ये जो ग्रुप है यानी 1890s का एक ऐसा ग्रुप है जो डिकेडेंट है। डिकेडेंट का मतलब आप समझते हैं जिनका पतन हो रहा हो, लेखन का एक तरीके से पतन हो रहा है इस दशक में, इस डिकेड में। फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड यानी शुरू से लेके आखिर तक, द ग्रेट विक्टोरियन राइटर्स, जो महान विक्टोरियन लेखक थे, डिवोटेड देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप को समर्पित किया, टू अ लिटरेचर ऑफ पर्पस, एक ऐसे साहित्य को जिसका कोई उद्देश्य था। इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, अ न्यू ग्रुप ऑफ डिकेडेंट ऑथर्स, एक नया समूह डिकेडेंट ऑथर्स का, यानी जिनके राइटिंग्स में, जिनके लेखन में वो ऊंचाई नहीं थी, वो सिंसियरिटी नहीं थी, तो ऐसे लेखकों का एक ग्रुप आगे आया। एंड आर्टिस्ट सेट आउट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट ऑल आर्ट इज़ यूजलेस, और जो आर्टिस्ट थे, कलाकार थे, सेट आउट माने निकल पड़े, टू डेमोन्स्ट्रेट माने दिखाने के लिए, दैट ऑल आर्ट इज़ यूजलेस, कि सारी कलाएं बेकार हैं, in the sense of being from allegiance to the idea of morality and standards of conduct। और वो किस अर्थ में? in the sense of being from allegiance, allegiance मतलब होता है जुड़े होना, तो to the ideas of morality and standards of conduct, यानी जो नैतिकता के विचार हैं या फिर व्यवहार के जो मानदंड हैं, स्टैंडर्ड्स माने मानदंड होते हैं, कंडक्ट माने आचार विचार व्यवहार। तो जो विक्टोरियन पीरियड का लिटरेचर था उसमें बहुत ज़्यादा फोकस था मॉरलिटी पर, नैतिकता पर, कि जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए, लोगों को नैतिकता का पालन करना चाहिए, और जो लिटरेचर लिखा जाए वो भी उसी पर्पस से लिखा जाए, वो भी लोगों को यही सिखाए कि अच्छा आचरण कैसे करें। तो ये जो लिटरेचर था उसके जस्ट उलट था, यानी उसके खिलाफ एक विद्रोह था, है ना, कि जो कला है या जो लिटरेचर है वो नैतिकता सिखाने के लिए नहीं है। उसके लिए तो फिर आप मॉरल साइंस पढ़िए, और सब्जेक्ट्स पढ़िए, लेकिन जो कला है, जो आर्ट है, जो लिटरेचर है, वो नैतिकता सिखाने के लिए नहीं है। तो ये एक जो 1890s का दशक था उसमें एक विद्रोह था उस मॉरलिटी के अगेंस्ट। फिर देखिए फिलॉसफी ऑफ द ऑथर्स, यानी इन लेखकों का दर्शन, जो इस दशक के लेखक हैं उनकी क्या फिलॉसफी थी। वॉल्टर पेटर वॉज द मेंटर ऑफ द एस्थेटिक मूवमेंट। तो वॉल्टर पेटर इस एस्थेटिक मूवमेंट का मेंटर था। मेंटर आप कह सकते हैं पथ प्रदर्शक, कह सकते हैं गाइड था या सलाहकार था। पेटर्स फाइनल एसे द रेनेसा has suggested a tentative philosophy of life। तो वॉल्टर पेटर का एक ऐसे है द रेनेसा, तो उसमें सजेस्ट किया गया है अ टेंटेटिव फिलोसफी। टेंटेटिव मतलब काम चलाऊ होती है, दर्शन ऑफ लाइफ, जीवन का, एराइजिंग फ्रॉम द कल्टिवेशन ऑफ मोमेंट्स, एराइजिंग जो कि पैदा हुआ है, एक ऐसा जीवन दर्शन उसमें दिखाया गया है जो कि पैदा हुआ है फ्रॉम द कल्टिवेशन ऑफ मोमेंट्स ऑफ एक्सक्विसिट पैशन, यानी बहुत तीव्र भावनाओं के जो मोमेंट्स होते हैं, जो पल होते हैं, उनसे पैदा होने वाला दर्शन। द सर्विस ऑफ फिलोसफी एंड ऑफ रिलीजन एंड कल्चर एज वेल टू द ह्यूमन स्पिरिट इज टू स्टार्टल इट इनटू शार्प एंड ईगर ऑब्जर्वेशन, यानी
द सर्विस ऑफ फिलॉसफी, जो सेवा है, जो काम है फिलॉसफी का, दर्शन का, एंड ऑफ रिलीजन, और धर्म का, एंड कल्चर, और संस्कृति का भी, एज वेल माने भी, टू द ह्यूमन स्पिरिट, यानी मानवीय भावना के प्रति इन सब का क्या कर्तव्य है, इज़ टू स्टार्टल इट इनटू शार्प एंड ईगर ऑब्जर्वेशन, यानी इनको इस तरीके से स्टार्टल करना, इनको चौंकाना, इनको शार्प बनाना, जो ऑब्जर्वेशन है, जो अवलोकन है, उसको शार्प बनाना, उसको ईगर बनाना, यानी लोगों के अंदर और जानने की इच्छा पैदा हो। एवरी मोमेंट सम फॉर्म ग्रोज परफेक्ट इन हैंड और फेस, एवरी मोमेंट, हर पल, सम फॉर्म यानी कोई ना कोई आकृति, ग्रोज परफेक्ट, पूर्ण बनती है, इन हैंड और फेस यानी हाथों में या फेस में, यानी हर वक्त कोई ना कोई चीज़ परफेक्ट हो रही होती है, दुनिया में कुछ ना कुछ नया बनता रहता है। सम मूड ऑफ पैशन और इंसाइट और इंटेलेक्चुअल एक्साइटमेंट इज़ इररेजिस्टिबली रियल एंड अट्रैक्टिव फॉर अस फॉर दैट मोमेंट ओनली, यानी सम मूड ऑफ पैशन, कोई ऐसी भावावस्था होती है भावनाओं की, और इंसाइट या फिर अंतर्दृष्टि की, और इंटेलेक्चुअल एक्साइटमेंट या फिर बौद्धिक उत्तेजना की, इज़ इररेजिस्टिबली रियल, यानी हम इररेजिस्टिबल क्या चीज़ होती है जिससे हम अपने आप को रोक नहीं पाते, बचा नहीं पाते, तो वो हमको रियल लगती है, एंड अट्रैक्टिव, और आकर्षक लगती है फॉर अस, हम लोगों को। जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसको खिलौने बहुत अच्छे लगते हैं, सामने खिलौने देखता है तो वो उसको लेने के लिए लालायित हो जाता है, अपने आप को रोक नहीं पाता, आप उसे रोकेंगे तो वो रोने लगेगा। तो जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ती जाती हैं लाइफ की, तो हर स्टेज पर कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो आपके लिए बहुत अट्रैक्टिव होती है, जो रियल होती है ना। छोटे बच्चे के लिए जैसे खिलौने रियल होते हैं, उसके अलावा उसे रुपया पैसा आप दीजिए, उसे कोई मतलब नहीं होता। तो कहने का मतलब यह है कि लाइफ की हर स्टेज पर कुछ चीज़ें हमारे लिए रियल होती हैं और अट्रैक्टिव होती हैं फॉर दैट मोमेंट ओनली, केवल उसी पल के लिए। थोड़ी देर बाद वो चीज़ें हमारे लिए बेकार हो जाती हैं, मीनिंगलेस हो जाती हैं। नॉट द फ्रूट ऑफ एक्सपीरियंस बट एक्सपीरियंस इटसेल्फ इज़ द एंड। तो इनका कहना है नॉट द फ्रूट ऑफ एक्सपीरियंस, जो अनुभव है उसका फल नहीं, बल्कि बट एक्सपीरियंस इटसेल्फ इज़ द एंड, जो एंड का मतलब यहाँ पर्पस है, जो उद्देश्य है वो खुद एक्सपीरियंस है। टू पेटर हिमसेल्फ दिस अमाउंटेड टू लिटिल मोर देन एन इंटरेस्टिंग इंटेलेक्चुअल कंसेप्शन। खुद पेटर के लिए जो चीज़ ज़रूरी थी वो क्या थी? टू पेटर हिमसेल्फ दिस अमाउंटेड, यानी ये चीज़ जो हुई, यानी उसकी लाइफ में जो हुआ या उसने जो महसूस किया या उसने जो हासिल किया, टू लिटिल मोर देन इंटरेस्टिंग इंटेलेक्चुअल कंसेप्शन, यानी देखिए इंटरेस्टिंग माने रोचक होता है, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक होता है, कंसेप्शन अवधारणा होती है ना। तो लिटिल मोर देन एन इंटरेस्टिंग इंटेलेक्चुअल कंसेप्शन मतलब जो रोचक बौद्धिक अवधारणा से थोड़ा ज़्यादा था उसके लिए। बट व्हेन पुट इनटू प्रैक्टिस, लेकिन जब उसको प्रैक्टिस में लाया जाता है या व्यवहार में लाया जाता है, बाय द यंग डिकेडेंट्स, लाया गया था किन के द्वारा? जो युवा डिकेडेंट्स थे, यानी उस युग के 1890s के जो लेखक थे उनको डिकेडेंट्स कहा जाता है। तो जब उनके द्वारा इस कंसेप्ट को व्यवहार में लाया गया ऑफ द 90s, यानी 90 के दशक के जो युवा लेखक थे, इट डेवलप्ड इनटू द परस्यूट ऑफ प्योर सेंसेशन डिवोर्स्ड फ्रॉम द मॉरल कंट्रोल। तो इट डेवलप्ड माने ये विकसित हो गया, उनका जो लेखन है वो विकसित हुआ या आगे बढ़ा इनटू द परस्यूट, परस्यूट माने पीछा करना होता है। तो वो लोग क्या खोज रहे थे, किस चीज़ के पीछे थे? प्योर सेंसेशन, यानी पूरे सेंसेशन के पीछे थे वो लोग, यानी उनके जो लेखन में सेंसेशन ज़्यादा था। डिवोर्स का मतलब जो अलग था, जिसका कोई नाता नहीं था, कोई संबंध नहीं था, रिलेशन नहीं था, फ्रॉम मॉरल कंट्रोल, नैतिक नियंत्रण से। तो इन लोगों के लेखन में नैतिकता बिल्कुल नहीं है, नैतिकता से वो डिवोर्स्ड है, यानी अलग है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का लेखन रहा होगा जिसमें नैतिकता नाम की चीज़ नहीं है, इसीलिए इनको नॉटी 90s कहा जाता है। इसमें जो नाम आ रहा है सबसे पहले ऑस्कर वाइल्ड का है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो लेखक है इस पीरियड का वो ऑस्कर वाइल्ड। ही वॉज द फॉरमोस्ट ऑफ दिस ग्रुप। तो इस ग्रुप का, इस समूह का वो अग्रणी था,
सबसे मतलब लीडर आप कह सकते हैं, नेता था। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय द थियरीज ऑफ वॉल्टर पेटर, तो वॉल्टर पेटर के जो सिद्धांत थे उनके प्रति ऑस्कर वाइल्ड आकर्षित था। हु वॉज द मेंटर ऑफ द एस्थेटिक ग्रुप, और जो एस्थेटिक मूवमेंट था या एस्थेटिक ग्रुप था उसका लीडर कौन था? वॉल्टर पेटर था। सिंस ही लिव्ड द लाइफ ऑफ सेंसेशंस, अब क्योंकि उसने जो जीवन जिया वो सेंसेशंस का जीवन जिया, अपनी इंद्रियों के सुख के लिए अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा सुनना, है ना, हर वक्त जो अपनी खुशी ढूंढता रहता है, तो वो लाइफ ऑफ सेंसेशंस उसने जिया। देयर वर सिनिस्टर र्यूमर्स अबाउट हिम, तो ऑस्कर वाइल्ड के बारे में अफवाहें थीं, और सिनिस्टर आप कह सकते हैं बहुत कुटिल तरीके की, बहुत गलत तरीके की अफवाहें उसके बारे में मशहूर थी। हालांकि उसने एक दो स्टोरीज़ मैंने पढ़ाई हैं ऑस्कर वाइल्ड की और बहुत लाजवाब स्टोरीज़ हैं, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में जो उसके खिलाफ अफवाहें थीं वो बड़ी मतलब स्कैंडलस टाइप की थीं। दिस लेड टू हिज अरेस्ट, और हुआ ये कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया। ही वॉज सेंट इन 1895 टू रीडिंग जेल फॉर 2 years, तो भाई एक रीडिंग जेल है जिसमें भेजा गया उसको 1895 में 2 साल के लिए जेल की सजा हुई। इन स्पाइट ऑफ कंट्रोवर्सीज अबाउट हिम, यानी उसके बारे में जो कंट्रोवर्सीज हैं, जो विवाद हैं, उनके बावजूद इट इज़ रिकग्नाइज्ड, ये बात मानी जाती है, स्वीकार की जाती है, दैट हिज फ्लैशिंग विट, कि उसकी जो चमकती हुई बुद्धि है, हिज पेनिट्रेटिंग पैराडॉक्सेस, उसके पेनिट्रेट का मतलब होता है आर पार निकल जाना, दिल के पार निकल जाना, तो वो ऐसे पैराडॉक्सेस हैं, विरोधाभासी वक्तव्य हैं उसके, एंड हिज गे ऑडेसिटी, और उसकी गे का मतलब यहाँ वो जो मॉडर्न सेंस में गे शब्द आता है उस सेंस में नहीं है, गे का मतलब यहाँ खुशी से भरा हुआ, ऑडेसिटी माने धृष्टता, वो जो दिखाता है, रिमेन्स बनी हुई है, स्टिल माने अभी तक, स्टिमुलेटिंग एंड एंटरटेनिंग, यानी हम लोगों को उत्तेजित करती है और एंटरटेन करती है। तो अपनी लाइफ में वो चाहे जो भी रहा हो, लेकिन उसकी कहानियाँ, उसका लेखन हमें एंटरटेन करता है, हमारा मनोरंजन करता है। ही इज़ नोटेड फॉर हिज एलेबोरेटली डेकोरेटेड स्टाइल, उसका जो बात कहने का तरीका है, लिखने का जो तरीका है, वो बहुत एलेबोरेट है, डेकोरेटेड है, मतलब लहजा ही एकदम अलग है उसका। मैंने एक कहानी अपलोड की थी ऑस्कर वाइल्ड की, द हैप्पी प्रिंस, अगर आप देखना चाहें वीडियो है शॉर्ट स्टोरीज़ वाली प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। बहुत लाजवाब स्टोरी है, बहुत अच्छे ढंग से लिखी हुई है। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में चाहे जो भी रहा हो, लेकिन लिखा बहुत गजब का है उसने। प्लेजर कुड बी स्टिल हैड फ्रॉम द पब्लिश्ड एंड ज्वेल्ड प्रोज ऑफ इंटेंशंस, यानी उसकी प्लेजर माने खुशी, कुड स्टिल बी हैड यानी प्राप्त की जा सकती थी, फ्रॉम द पब्लिश्ड यानी प्रकाशित, एंड ज्वेल्ड प्रोज, ज्वेल्ड माने सुसज्जित, सजी हुई, ऑफ इंटेंशंस यानी जो उसके इंटेंशंस हैं, जो उसने लिखा है, इंटेंशंस नाम से उसकी एक रचना है, तो आप उसको पढ़कर प्लेजर प्राप्त कर सकते हैं। दिस बुक हैज़ अ सीरीज ऑफ डायलॉग्स ऑन लिटरेचर, ये जो इंटेंशंस नाम से किताब है, इसमें डायलॉग्स हैं, एक सीरीज़ है डायलॉग्स की ऑन, जो कि लिटरेचर पर हैं, एंड द आर्ट्स और कलाओं पर हैं, विद डिजर्टेशंस ऑन लाइंग, पॉइजन एंड मास, और उसमें डिजर्टेशन है, डिजर्टेशन मतलब लंबे निबंध को बोलते हैं, काफ़ी मतलब थीसिस नहीं होती, थीसिस से छोटा होता है डिजर्टेशन, तो लंबे लंबे उसमें निबंध हैं, किस किस टॉपिक पर, ऑन लाइंग झूठ बोलने पर, पॉइजन जहर पर, और मास्क होता है मुखौटा जो लगा लेते हैं, यानी आप होते कुछ हैं दिखाते कुछ और हैं, तो इस पर बहुत बड़े बड़े निबंध हैं। दीज वर द सब्जेक्ट विच, यहाँ विद और है, ये जो मिसप्रिंट है यहाँ विद होगा, दीज वर द सब्जेक्ट्स विद विच द डिकेडेंट्स एब्सर्डली कंसिडर्ड इट ऑलमोस्ट एन ऑब्लिगेशन टू बी फेमिलियर, तो ये ऐसे विषय थे जिनके प्रति जो डिकेडेंट्स थे, ये जो लेखक थे, वो एब्सर्डली माने अतार्किक रूप से, कंसिडर्ड माने मानते थे, इट इस बात को, ऑलमोस्ट एन ऑब्लिगेशन कि ये उनके लिए ज़रूरी है, टू बी फेमिलियर परिचित होना,
कि भाई कैसे झूठ बोला जाए, कैसे जहर घोला जाए, कैसे अपनी जो वास्तविकता है उसको छिपाया जाए, तो ये उनका ज़रूरी विषय था। हिज कॉमेडीज ऑफ मैनर्स लाइक द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, तो ये तो बहुत फेमस कॉमेडी है ऑस्कर वाइल्ड की, मैं कभी अपलोड करूँगी वक्त मिलेगा तो। फ्लैश विद हिज ब्रिलियंट विट एंड रिपार्टीज़, तो उसमें बार बार हमें देखने को मिलता है बड़ी ब्रिलियंट टाइप की विट माने बुद्धि माननी से भरी हुई बातें, और रिपार्टीज़ भी वही होती हैं प्रत्युत्तर, एक ने सवाल किया दूसरे ने जवाब दिया, तो ये रिपार्टीज़ कहलाती हैं। और बड़ी जैसे होता है ना रोचकता से, बड़े इंटेलिजेंटली इंटेलेक्चुअली जो उत्तर दिए जाते हैं सवाल जवाब, वो रिपार्टीज़ कहलाती हैं। हिज फेरी टेल्स लाइक द हैप्पी प्रिंस, अरे हैप्पी प्रिंस की देखो बात भी आ गई, ये उसकी एक फेरी टेल है, बहुत अच्छी कहानी है द हैप्पी प्रिंस। आर ब्लेमिश्ड बाय द सफिस्टिकेशन एंड हैवी लिडेड वर्ल्ड वियरीनेस। अब कुछ लोगों को इसमें दिखता है कि भाई ये ब्लेमिश है, ब्लेमिश माने दोष होता है ना, कमी होती है, कि कहानी बहुत अच्छी है लेकिन उसमें कमी क्या है कि उसमें सफिस्टिकेशन बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत ही दार्शनिक टाइप की भाषा में लिखा हुआ है, और उसका जो सब्जेक्ट मैटर है कि अपना सब कुछ दान दे देता है, वो जो प्रिंस है उसकी मूर्ति है और वो अपना सब कुछ दान दे देता है गरीबों के लिए, तो ये लोगों को वर्ल्ड वियरीनेस ऐसा लगता है कि उबाऊ है, थकाने वाला है। यानी क्या वास्तव में कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने खुद को बर्बाद कर ले दूसरों की मदद करने के लिए? तो ये लोगों को कभी कभी कमी लगती है उस कहानी की, लेकिन है कहानी बहुत अच्छी। हिज डी प्रोफंडिस एंड द बैलेड ऑफ रीडिंग जेल आर अफेक्टिंग, यानी ये जो दोनों रचनाएं हैं उनकी वो अफेक्टिंग है। अफेक्टिंग का मतलब बनावटी होता है, बट नथिंग मोर, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उनकी जो भाषा है वो एलेबोरेट भाषा है, तो लोगों को लगता है कि वो अफेक्टिंग है। ऑस्कर वाइल्ड वॉज ऑलवेज अ डेलिबरेट एंड कैलकुलेटिंग आर्टिफाइसर, तो ये बुक जिन्होंने लिखी है वो थोड़ी सी बुराई कर रहे हैं ऑस्कर वाइल्ड की। काफ़ी क्रिटिक्स बुराई करते हैं, काफ़ी लोगों को अच्छा लगता है, भाई देखिए एक ही बंदा होता है, कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बड़ा ख़राब लगता है, तो हम जज करेंगे एक व्यक्ति को, हमें तो लिटरेचर से मतलब है ना, उसने लिखा क्या है, तो हमें तो अच्छा लगा, उसकी जितनी स्टोरीज़ हमने पढ़ी हैं हमें तो अच्छी लगी, अब इनको शायद अच्छी नहीं लगी, तो यहाँ थोड़ी सी क्रिटिसिज्म उनकी की गई है। और क्या लिखा है देखिए, ऑस्कर वाइल्ड वॉज ऑलवेज अ डेलिबरेट माने सोच समझ कर करने वाला, एंड कैलकुलेटिंग और कैलकुलेट करने वाला, आर्टिफाइसर होता है कलाकार शिल्पी, तो मतलब बहुत ज़्यादा सोच विचार कर लिखने वाला कलाकार है, यानी नेचुरल नहीं है, कहने का मतलब यह है। ही वॉज इनकेपेबल ऑफ एब्सोल्यूट सिंसियरिटी एंड सिंप्लिसिटी, यानी उसमें इनकेपेबल था, अक्षमता थी उसके अंदर, कि उसके अंदर एब्सोल्यूट माने पूरी तरीके से, सिंसियरिटी माने निष्ठा होती है, और सिंप्लिसिटी सरलता होती है, तो सरलता और निष्ठा उसके अंदर नहीं है। ये काफ़ी क्रिटिक्स का मानना है। आप चाहें तो तारीफ़ कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तो पर्सनली उसकी हैप्पी प्रिंस और एक दो कहानी और है, मुझे अभी टाइटल्स याद नहीं आ रहे, जो मैंने पढ़ी हैं मुझे बहुत पसंद आई। उसके बाद इसी ग्रुप में जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ऑथर हैं वो आर्थर साइमंस हैं, अनदर इन्फ्लुएंशियल मेंबर ऑफ द ग्रुप। एक और प्रभावशाली सदस्य इस समूह के वॉज आर्थर साइमंस, वो आर्थर साइमंस थे। ही वॉज अ पोइट, क्रिटिक एंड नॉवलिस्ट, वो कवि थे, क्रिटिक यानी आलोचक थे, और नॉवलिस्ट यानी कि उपन्यासकार थे। ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड, वो बहुत गहरे तरीके से प्रभावित थे, बाय द कंटेम्प्रेरी फ्रेंच लिटरेचर, जो समकालीन फ्रांसीसी साहित्य था। ही एडिटेड द सेवॉय, अ रिव्यू ऑफ आर्ट एंड लेटर्स, तो सेवॉय नाम का एक जर्नल था या मैगजीन आप कह सकते हैं, जो कि कला और लेटर्स का मतलब साहित्य, कला और साहित्य का रिव्यू पेश करता था। तो उस मैगज़ीन को या उस जर्नल को वो एडिट किया उन्होंने, या एडिटर रहे। हिज पोइटिकल वर्क्स लाइक लंडन नाइट्स एंड इमेजेस ऑफ गुड एंड ईवल, उनके काव्यात्मक लेख हैं, यानी उनकी काव्य रचनाएं हैं लंडन नाइट्स नाम से और इमेजेस ऑफ गुड एंड ईवल। डिस्प्ले द इन्फ्लुएंस ऑफ बॉडलेयर एंड द फ्रेंच सिम्बोलिस्ट, तो बॉडलेयर ये भी एक लेखक हैं, तो इनका प्रभाव इन कविताओं में दिखाई देता है।
और जो फ्रांसीसी सिम्बोलिस्ट थे, सिम्बोलिज्म मूवमेंट था, तो उनका प्रभाव भी इनके काव्य पर दिखाई देता है। फिर है डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ग्रुप, यानी इस समूह का टूटना। अमंग द राइटर्स whom the spell of the movement had attracted for a while, the large number broke away from it। यानी जो इस समूह के सदस्य थे और जो आकर्षित हुए इस मूवमेंट की तरफ, और स्पेल माने जादू होता है, तो इस समूह का जो मूवमेंट का आंदोलन का जादू जिन पे चला, थोड़े दिन बाद वो सब इससे अलग हो गए टूटकर। एंड मूव टुवर्ड्स सम मोर डेफिनेट आर्टिस्टिक पर्पस, और किसी और निश्चित आर्टिस्टिक माने कला से संबंधित, पर्पस माने उद्देश्य, तो उद्देश्यपूर्ण कलाओं की तरफ वो मुड़ गए। बट सेवरल मेंबर्स हु रिमेन्ड अटैच्ड टू इट वर ऑब्रे बियर्डस्ले, चार्ल्स कॉन्डर, अर्नेस्ट डाउसन एंड जॉन डेविडसन। ये लोग इस मूवमेंट से आगे तक जुड़े रहे। तो जॉन डेविडसन ये तीसरे लेखक हैं जिनका नाम इस मूवमेंट के साथ प्रमुखता से आता है। तो इनके बारे में देखते हैं। जॉन डेविडसन, ही वॉज इंट्रोस्पेक्टिव इन नेचर। उनकी जो प्रकृति थी वो इंट्रोस्पेक्टिव थी, यानी अपने अंदर झांकने वाले। इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? जब हम अपने अंदर झांकते हैं, यानी एक इंट्रोवर्ट होते हैं, एक एक्सट्रोवर्ट होते हैं, तो वो एक्सट्रोवर्ट कम थे, इंट्रोवर्ट ज़्यादा थे। ही रोट 4 लॉन्ग पोइम्स, उन्होंने 4 लंबी कविताएं लिखी। द लास्ट पोइम वॉज द टेस्टामेंट ऑफ जॉन डेविडसन, और ये उनकी अंतिम कविता थी। ही वॉज अ पोइट ऑफ सम फिलोसॉफिक इम्पोर्टेंस, वो एक ऐसे कवि थे जो अपना एक दार्शनिक महत्व रखते हैं। 2 पीरियडिकल्स, यानी 2 जर्नल्स या 2 अखबार आप कह सकते हैं, मैगजीन्स आप कह सकते हैं, जो इस मूवमेंट से बेसिकली जुड़े हुए हैं। तो ये कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि द येलो बुक किस मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, द सेवॉय किस मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। तो ये 2 पीरियडिकल्स हैं। वर फाउंडेड फॉर द पब्लिकेशन ऑफ राइटिंग्स एंड पिक्चर्स इन द मोड ऑफ द 90s। तो 1890 के दशक में आर्टिकल्स को पब्लिश करने के लिए, रचनाओं को पब्लिश करने के लिए, रिव्यूज़ को पब्लिश करने के लिए ये दोनों पीरियडिकल्स निकाले गए थे। In later numbers, the yellow book became less and less the organ of the coterie। यानी जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो जो द येलो बुक है ये अलग होता गया इस समूह से। लेस एंड लेस ऑर्गन मतलब मुखपत्र होता है। जैसे आप देखते हैं ना, कोई अलग अलग पार्टीज़ के अपने ऑर्गन्स होते हैं, मुखपत्र होते हैं, यानी कुछ जर्नल्स वो निकालते हैं अपने। तो ये जो येलो बुक था ये इस ग्रुप का मतलब अलग होता गया इस ग्रुप से, और बाकी जो द सेवॉय था वो आगे तक इससे रिलेटेड रहा। ये और देख लीजिए, दूसरी बुक में दिया हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दिया हुआ है और आपके लिए ज़्यादा मटेरियल हो जाएगा। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन 1990s इंट्रोडक्शन। द लास्ट डिकेड ऑफ द 19th century was characterized less by naughtiness than revolt, decadence and a little confusion। तो जो 19th century का अंतिम डिकेड था, अंतिम दशक था, उसमें मतलब नॉटीनेस, 1990s तो कहा जाता है, लेकिन नॉटीनेस से ज़्यादा क्या चीज़ थी? रिवोल्ट था, विद्रोह था, डिकेडेंस था, पतन था, एंड अ लिटिल कन्फ्यूज़न, और थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था। द एज ऑफ क्वीन विक्टोरिया, जो क्वीन विक्टोरिया का युग है, एक्सटेंडेड बियॉन्ड द एंड ऑफ द 19th century, यानी वो 19th century के आगे तक उसका असर रहा। बट इन द लास्ट 10 years of the century, many powerful faces could be seen at work pulling down the edifice of Victorianism। काफ़ी अच्छा सेंटेंस है। बट इन द लास्ट 10 years, लेकिन अंतिम 10 वर्षों में, ऑफ द सेंचुरी, उस शताब्दी के, मैनी पावरफुल फेसेस, बहुत सशक्त चेहरे, कुड बी सीन, देखे जा सकते थे, एट वर्क, काम करते हुए, पुलिंग डाउन, जो कि धराशायी कर रहे थे। द एडिफिस माने इमारत होती है, हवेली होती है, महल होता है, ऑफ विक्टोरियनिज्म। तो विक्टोरियनिज्म की जो इमारत थी, यानी वो जो आदर्श थे उसके, उनको धराशायी करने में ये लोग लगे हुए थे। द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन कॉज्ड अ बिट ऑफ अनईजीनेस।
तो ये जो विनाश की प्रक्रिया थी इससे काफ़ी बेचैनी फैल गई। देयर वर अल्ट्रा रेडिकल्स, कुछ तो बहुत ज़्यादा रेडिकल्स थे, मतलब कि बहुत परम विद्रोही जिनको आप कह सकते हैं, लाइक ऑस्कर वाइल्ड। तो यहाँ भी देखिए ऑस्कर वाइल्ड का नाम सबसे ऊपर है। हु कुड बी कॉल्ड नॉटी टू, जिसको कि नॉटी भी यानी शरारती भी कहा जा सकता था। बट इट इज़ नॉट जस्ट टू कॉल द रिवोल्ट और ट्रांजिशन नॉटी, लेकिन ये जो रिवोल्ट है, विद्रोह है, उस या फिर जो ट्रांजिशन यानी कि बदलाव है, उसको आप नॉटी नहीं कह सकते। कार्लाइल, रस्किन, आर्नोल्ड एंड रोजेटी मे बी नोटेड इन दिस कंटेक्स्ट, और इसी कंटेक्स्ट में, इसी संदर्भ में कार्लाइल, रस्किन, ये सब राइटर्स हैं, इनको भी नोट किया जा सकता है कि मतलब ये भी तो अपने आप में इन लोगों ने भी तो रिवोल्ट किया था, है ना, अपने वक्त पर। तो कुछ नया किया था, कुछ ट्रांजिशन किया था, तो नया करने वाले या बदलाव करने वाले लोगों को नोटी नहीं कहा जा सकता, ये कहना है इन ऑथर का। द नेचर ऑफ द रिवोल्ट, तो इस विद्रोह की प्रकृति क्या थी। विक्टोरियनिज्म इज़ अ कॉम्प्लेक्स कलेक्शन। तो विक्टोरियन एज जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा मॉरलिटी पर, वैल्यूज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस है। तो विक्टोरियनिज्म इज़ अ कॉम्प्लेक्स collection of several values, and the revolt of the 90s against Victorianism is also quite complex. तो विक्टोरियन जो युग है वो एक कलेक्शन है, एक संग्रह है, सेवरल वैल्यूज़, अलग अलग प्रकार के मूल्यों का, और ये जो विद्रोह है वो भी अपने आप में जटिल है। अकॉर्डिंग टू कॉम्पटन रिकेट, ये एक लेखक हैं कॉम्पटन रिकेट, जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लिखी है, काफ़ी वॉल्यूमिनस है। दिस रिवोल्ट हैज़ 3 पॉइंट्स, इस विद्रोह के 3 बिंदु हैं। फर्स्ट, इट रिपीट्स द ओल्ड रिवोल्यूशनरी फार्मूला ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन अ न्यू सेटिंग। तो पहली बात तो यह है कि जो पुराना फार्मूला था, यानी लिबर्टी स्वतंत्रता, इक्वलिटी समानता, और फ्रेटर्निटी भाईचारा, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, उसको इन अ न्यू सेटिंग यानी नए तरीके से उसी फार्मूले को पेश करता है। सेकेंडली, इट वर्शिप्स पावर रादर देन ब्यूटी, और इस मूवमेंट में पावर की पूजा ज़्यादा है, शक्ति पूजा ज़्यादा है बजाय सौंदर्य पूजा के, खूबसूरती की पूजा के। एंड थर्डली, इट चेंजेस द ओल्डर वैल्यूज़ ऑफ आर्ट एंड लाइफ, और तीसरी बात यह है कि जो पुराने मूल्य हैं आर्ट के यानी कला के, एंड लाइफ और जीवन के, उनको ये परिवर्तित करता है ये मूवमेंट। फिर देखिए द लिटरेरी टेंडेंसीज यानी साहित्यिक प्रवृत्तियाँ। द 90s वर अ पीरियड ऑफ फास्ट लिटरेरी एक्टिविटी। ये जो दशक था 90s का, वो उसमें साहित्यिक गतिविधियाँ तेज़ी से हो रही थीं। पोइट्री एंड द नॉवल फ्लरिश्ड एज वेल दे डिड इन द प्रीवियस ईयर्स ऑफ द विक्टोरियन एज, यानी जो काव्य था और उपन्यास थे वो उसी तरीके से फ्लरिश कर रहे थे, यानी फल फूल रहे थे जैसे कि पहले विक्टोरियन एज में फल फूल रहे थे। बट द पीरियड ऑल्सो विटनेस्ड अ रिवाइवल ऑफ द ड्रामा, लेकिन इस युग में ड्रामा का भी रिवाइवल हुआ, पुनरुद्धार हुआ। द एस्थेटिक मूवमेंट ऑफ पेटर एंड ऑस्कर वाइल्ड wanted to deprive literature from the usual Victorian tendency of dealing with social questions and to exalt the sense of beauty, especially of literary form. तो ये जो एस्थेटिक मूवमेंट था जिसमें पेटर और ऑस्कर वाइल्ड मुख्य थे, वो चाहते थे कि लिटरेचर में जो सोशल क्वेश्चंस हैं, जो सामाजिक प्रश्न हैं, उनको डील करने की बजाय, उन पर विचार विमर्श करने की बजाय, उन पर लिखने की बजाय क्या, किसके ऊपर लिखा जाना चाहिए? ब्यूटी के ऊपर, खूबसूरती के ऊपर लिखा जाना चाहिए। There was also a movement for the revival of Irish literature in which Moore and Yeats played major roles. यानी जो आयरिश साहित्य है उसका भी रिवाइवल किया गया, जिसमें कि मूर और यीट्स प्रमुख थे। In poetry, some voices echoing the past could also be heard. काव्य के क्षेत्र में कुछ ऐसी आवाज़ें भी थीं जो कि अतीत को इको कर रही थीं, बट मोस्टली द टेंडेंसी वॉज टू मेक न्यू एक्सपेरिमेंट्स। लेकिन ज़्यादातर जो टेंडेंसी थी, प्रवृत्ति थी, वो नए काम करने की, नए एक्सपेरिमेंट करने की
थी। द सेम वॉज द केस विद द डिपार्टमेंट ऑफ फिक्शन। और जो उपन्यास के क्षेत्र में या फिक्शन कहानियों के क्षेत्र में, शॉर्ट स्टोरीज़ के एरिया में भी यही हो रहा था। इन द लिटरेचर ऑफ द 90s कंसिडर्ड एज अ होल 2 डिस्टिंक्ट टेंडेंसीज आर एक्सपोर्ट। तो 90 के दशक के साहित्य में अगर हम कुल मिलाकर देखें तो 2 ख़ास प्रवृत्तियाँ दिखाई देती हैं। पहली है द पेसिमिस्टिक टेंडेंसी, यानी उदासी से भरी हुई प्रवृत्ति। इट वॉज फाउंड इन द वर्क्स ऑफ हार्डी, हाउसमैन, गिसिंग एंड अदर्स। तो हार्डी को तो बहुत बड़ा पेसिमिस्ट माना जाता है और इन ऑथर्स के लेखन में भी पेसिमिज्म देखने को मिलता है। द कंटिनेंटल टेंडेंसी, यानी कंटिनेंट, और दूसरा है महाद्वीपीय प्रवृत्तियाँ, यानी जो यूरोपीय महाद्वीप था उसकी प्रवृत्तियाँ इसमें देखने को मिल रही थी। मोस्टली स्कॉलर्स इन द एज, तो ज़्यादातर जो विद्वान थे इस युग के, लुक्ड मोर एंड मोर टुवर्ड्स फ्रांस। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग फ्रांस की तरफ देखते थे, यानी फ्रेंच लिटरेचर की तरफ ज़्यादा मुड़ रहे थे। नाउ द रशियन टॉल्स्टॉय एंड द स्कैंडिनेवियन इब्सन केम टू बी एडमायर्ड एंड इम्यूलेटेड। और अब यहाँ ये लोग रशियन जो साहित्यकार हैं, टॉल्स्टॉय, आपने इनके बारे में सुना होगा और बहुत फेमस हैं, ये उपन्यास लिखे हैं इन्होंने। तो इनको और स्कैंडिनेवियन जो राइटर हैं इब्सन, उनको भी एडमायर करना, उनको भी फॉलो करना इस युग में, इस दशक में शुरू हो गया। तो बेसिकली आप देखेंगे लिटरेचर में एक टेंडेंसी होती है, कोई एक कंसेप्ट होता है जो फलता फूलता है, फिर उसके खिलाफ विद्रोह होता है। कभी रोमांटिसिज्म आता है, फिर क्लासिसिज्म आता है, फिर रोमांटिसिज्म आता है, फिर क्लासिसिज्म आता है ना। कभी कोई वैल्यूज़ हावी हो जाती हैं, कभी कोई दूसरे टाइप की वैल्यूज़ हावी हो जाती हैं। ये आप शुरू से देखते हैं। जैसे आप एलिजाबेथन पीरियड को देखेंगे तो वो एक तरीके से रोमांटिक पीरियड है ना। जो आप देखते हैं, शेक्सपियर के ड्रामास देखते हैं और जो उस युग की पोइट्री देखते हैं, आप सोनेट्स देखते हैं, सोनेट कलेक्शंस कितने सारे उस युग में पब्लिश हुए, तो वो एक तरीके से रोमांटिक एज है। फिर आप आगे आते हैं 17वीं सेंचुरी में आते हैं तो वहाँ मिल्टन हावी हो जाता है, और मिल्टन एक क्लासिसिस्ट है। तो उस रोमांटिसिज्म से जैसे कि लोग ऊब गए हों या फिर उसके खिलाफ एक विद्रोह हो, वो 17वीं सेंचुरी में मिल्टन में हमें क्लासिसिज्म देखने को मिलता है। ऐसे ही फिर जब हम 18वीं सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में आते हैं तो वहाँ फिर हमको क्लासिसिज्म देखने को मिलता है। अलेक्जेंडर पोप हैं और उनका जो समूह है वो अपने आप को ऑगस्टन्स कहते हैं, वो अपने आप को क्लासिसिस्ट कहते हैं और फॉलो भी किया है उन्होंने क्लासिसिज्म को। और जब ये क्लासिसिज्म उनका बहुत ज़्यादा हो जाता है फर्स्ट हाफ ऑफ 18वीं सेंचुरी में अलेक्जेंडर पोप और उनके ग्रुप का, तो उसके बाद फिर सेकेंड हाफ ऑफ 18वीं सेंचुरी में फिर चेंजेस शुरू हो जाते हैं, जिसको ट्रांजिशन पीरियड हम कहते हैं। और उस सेंचुरी के ख़त्म होते होते 1798 में वर्ड्सवर्थ कॉलेज का लिरिकल बैलेट्स पब्लिश होता है, तो एकदम से फिर रोमांटिक एज शुरू हो जाता है। तो ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं ना लिटरेचर में। तो कोई भी एक ट्रेंड ज़्यादा दिन नहीं चलता है ना, कि लगातार चलता रहे, उसके खिलाफ दूसरे ऑथर्स खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे ही विक्टोरियन जो एज था उसमें वैल्यूज़ और मॉरलिटी पर ज़्यादा फोकस था कि भाई ऐसे हमें आचरण करना चाहिए, ऐसे काम करने चाहिए। तो उसके खिलाफ एक तरीके से ये विद्रोह था 1990s का। तो मुझे लगता है कि आपके पास सफिशिएंट मैटर हो गया है और आपको समझ भी आ गया होगा। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।